अल्फा सेंटोरी हमारा सबसे करीबी स्टार सिस्टम है। यूं कह लीजिए कि कॉस्मिक स्केल पर ये महज कुछ कदम की ही दूरी पर है। ये बाइनरी स्टार सिस्टम हमसे करीब 4.376 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जहां लाइट तक को जाने में करीब 4 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है। पर अल्फा सेंटोरी तो हमारा पड़ोसी है, काफी करीब है। हमने तो इससे भी कहीं ज्यादा दूरी पर मौजूद स्टार सिस्टम्स और उनके एक्सोप्लैनेट्स को खोज निकाला है। एक्सोप्लैनेट्स की ये गिनती 5000 से भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने पड़ोस के तारामंडल में रिपीटेड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेज करने के बाद भी वहां मौजूद किसी एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट को खोजने में नाकाम रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये पूरा स्टार सिस्टम यानी कि अल्फा सेंटोरी सिस्टम 2 तारों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे को बड़ी नजदीक से ऑर्बिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके इर्द गिर्द मौजूद किसी भी प्लेनेट को खोज पाना काफी मुश्किल हो जाता है। कई बार हमें वहां पर प्लेनेट होने का पता चला, लेकिन वहां पर या तो वो प्लेनेट था ही नहीं, यानी हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, और या फिर हम उन प्लेनेट्स को कभी कंफर्म ही नहीं कर पाए। इसी चीज को देखते हुए 2019 में ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव ने एक नए प्रोजेक्ट को अनाउंस किया हमारे आसपास के स्टार सिस्टम्स में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के लिए, जिसे कहा गया द टेलीस्कोप फॉर ऑर्बिट लोकस इंट्रोफेरोमेट्रिक मॉनिटरिंग ऑफ आवर एस्ट्रोनॉमिकल नेबरहुड, यानी कि टॉलीमैन। और ये अल्फा सेंटोरी का एंशिएंट अरेबिक नेम भी है। ये मिशन कैसे अल्फा सेंटोरी के अराउंड एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये मिशन काफी कम खर्चे में हो जाएगा और इसे डिजाइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की एक टीम ने, और इसका एम है अल्फा सेंटोरी के अराउंड पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स की खोज करना एस्ट्रोमेट्री मेथड से। इस मेथड में तारे की एपरेंट पोजीशन को लगातार मॉनिटर किया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो तारा वॉवल तो नहीं कर रहा, अगर हाँ तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आ रही है, जैसे किसी कंपेनियन स्टार से या फिर कोई प्लेनेट से जो उसे ऑर्बिट कर रहा है। अल्फा सेंटोरी के बारे में वैसे हम काफी जानते हैं। इस पूरे सिस्टम का जो प्राइमरी स्टार है वो बिल्कुल हमारे सूरज की ही तरह एक जी टाइप प्राइमरी स्टार है, और सेकेंडरी स्टार एक ऑरेंज ड्वार्फ यानी कि के टाइप स्टार है। पर इसके बाइनरी नेचर की वजह से इस स्टार सिस्टम से आ रहे बाकी के पॉसिबल सिग्नल्स को पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के लिए यूज किया जाने वाला ट्रांजिट मेथड यहाँ पर काम नहीं करता। ट्रांजिट मेथड में एस्ट्रोनॉमर स्टार्स को मॉनिटर करते हैं उनकी ल्यूमिनोसिटी में आने वाले पीरियडिक डिप के लिए। जब हमारे टेलीस्कोप और स्टार के बीच से कोई प्लेनेट गुजरता है तो स्टार से आने वाली रोशनी कम हो जाती है, जिससे हम इस मेथड से एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही स्टार एक दूसरे को ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ल्यूमिनोसिटी डिप प्लेनेट का है, कौन सा स्टार का। यहाँ पर ये सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब 2 बॉडीज एक दूसरे को ऑर्बिट करती हैं, तो वो भी एक दूसरे की मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं, और इस तरह से भी हम तारों के इर्द गिर्द घूम रहे प्लैनेट्स को खोज पाते हैं। इसी तरीके को रेडियल वेलोसिटी मेथड कहा जाता है, और इसी की बदौलत हमने प्रॉक्सिमा बी प्लैनेट की एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया था, जो कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार के हैबिटेबल जोन में खोजा गया था। इसके बाद भी इस तारे के अराउंड 2 और ग्रहों को खोजा गया। इनर मोस्ट प्लैनेट जो कि मंगल ग्रह के आकार का है, और आउटर मोस्ट प्लैनेट एक गैस जाइंट है। अनुमान है कि वो हमारे शनि ग्रह के जैसा ही है, एक रिंग प्लैनेट। ये तो बात रही प्रॉक्सिमा सेंटोरी की, जो अल्फा सेंटोरी के बाइनरी स्टार सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। अल्फा सेंटोरी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी हमें प्लैनेट्स होने के संकेत मिले हैं। पहला सिग्नल हमें मिला था 2012 में, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने अल्फा सेंटोरी बी से आ रहे एक आरवी सिग्नल के बारे में बात की थी। उस हाइपोथेटिकल प्लैनेट को अल्फा सेंटोरी बी के नाम से बुलाया जाने लगा, लेकिन बाद में 2015 में ये रिवील हुआ कि वो आरवी सिग्नल एक फॉल्स पॉजिटिव था। इसी तरह 2013 में एक पॉसिबल प्लैनेटरी ट्रांजिट होने की अनाउंसमेंट की गई। जब इस पर और रिपोर्ट्स आई तो हमें पता चला कि ये प्लैनेट अगर होगा भी तो अपने स्टार के इतना करीब होगा कि वहां पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। 2021 में भी अल्फा सेंटोरी के ऑर्बिट में C1 नाम के एक प्लैनेट होने की बात की गई। इस ग्रह को एक नए तरीके डायरेक्ट थर्मल इमेजिंग से खोजा गया, लेकिन इसे आज तक भी कंफर्म नहीं किया जा सका है। सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स के प्रोफेसर पीटर, जो कि टॉलीमैन प्रोजेक्ट को लीड भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि इन बाइनरी स्टार्स के अराउंड प्लैनेट्स को कंफर्म करना एक कठिन काम है। ये हमारे घर के बेहद करीब हैं,
एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हजारों की तादाद में एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है, लेकिन उनमें से अधिकतर हजारों लाइट ईयर्स दूर हैं और हमारी पहुंच से एकदम बाहर हैं। आज के दौर में मॉडर्न सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमें आसपास के सेलेस्टियल बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगी और टॉलीमैन प्रोजेक्ट इन्हीं में से एक है। इसमें कन्वेंशनल टेलीस्कोप की तरह स्टार से आ रही रोशनी को किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाएगा। टॉलीमैन में यूज होगा डिफ्रैक्टिव प्यूपल मिरर पैटर्न, जो कि तारों से आ रही लाइट को एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स फ्लावर पैटर्न में बदल देगा, जिससे हम तारे के मोशन की एक्सट्रीम और फाइन मेजरमेंट्स ले पाएंगे। और अगर किसी एक्सोप्लैनेट के होने के संकेत मिलते हैं तो उन्हें मोर पावरफुल टेलीस्कोप से लीड किया जाएगा। उसके एटमॉस्फेयर, सरफेस केमिस्ट्री और इवन वहां पर बायोस्फीयर के फिंगरप्रिंट्स को फॉलोअप मिशन के दौरान जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स लीड करेंगे। या फिर 2027 में लॉन्च होने वाले नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को ये काम सौंप दिया जाएगा। और धरती पर मौजूद 30 मीटर ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप भी अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम को अपना पॉपुलर टारगेट मानते हैं। लेकिन इन सब से पहले हमें टॉलीमैन सैटेलाइट को लॉन्च करना होगा और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने इसके लिए एंड्यूरोसैट नाम की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि माइक्रो सैटेलाइट्स, स्पेस सर्विसेज, डिलीवरी सिस्टम और कस्टम बिल्ड मिनी सैटेलाइट्स बनाती है। इस मिशन के लिए एक मिनी सैटेलाइट बनाई जाएगी डिलीवरी सिस्टम के साथ, जिसकी डाउनलिंक स्पीड होगी करीब 125 Mbps, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस टेलीस्कोप को 2023 के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा और फिर शायद हम प्रॉक्सिमा और अल्फा सेंटोरी से आ रहे सिग्नल्स के रहस्यों का पता लगा पाएंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है और सैटी के लिए भी। हो सकता है कि हम अपने पड़ोसी सौरमंडल में जीवन के निशान खोज लें और फिर आने वाले मिशन ब्रेक थ्रू स्टारशॉट के जरिए उसे कंफर्म कर लें। अल्फा सेंटोरी सिर्फ एक तारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो जटिलताओं और आश्चर्यों से भरा पड़ा है। इसमें 3 बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। अल्फा सेंटोरी ए एक ऐसा तारा जो बिल्कुल हमारे सूरज के जैसा ही है और इसे ऑफिशियली रीगल कैंटोरस के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम का दूसरा तारा है अल्फा सेंटोरी बी, इसे टॉलीमैन भी कहा जाता है। और आखिरी है रहस्यों से भरा अल्फा सेंटोरी सी, जिसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रेड ड्वार्फ है जो इन दोनों के आसपास 0.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर घूमता है। एक अकेला घूमता तारा जो अपने स्टेलर फैमिली के एकदम किनारे पर है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास एक सीक्रेट है, एक प्लेनेट जिसका नाम है प्रॉक्सिमा बी। 2016 में इसे डिस्कवर किया गया। ये रॉकी एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के बहुत करीब है, बस 0.049 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर। लेकिन फिर भी ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में है। तो क्या ये हमारी मानव सभ्यता का दूसरा घर हो सकता है? क्या ये संभव है या फिर यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमेशा के लिए इस ग्रह को रहस्यों के अंधेरे में ही रखेंगी? प्रॉक्सिमा बी हमारा सबसे करीबी नोन एक्सोप्लैनेट है, सिर्फ 4.246 लाइट ईयर्स की दूरी पर। कॉस्मिक टर्म्स में देखें तो ये बिल्कुल पास लगता है, लेकिन इस पास होने का मतलब है 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स की दूरी। ये इतनी बड़ी दूरी है कि लाइट, जो कि यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, उसे भी ये फासला पार करने में 4.3 साल लग जाते हैं। हमारे जैसे इंसानों के लिए जो इस ब्रह्मांड में बस कुछ क्षणों के लिए हैं, जो अपनी धीमी स्पेसशिप से बंधे हैं, तो ये चैलेंज हमारे लिए और भी बड़ा हो जाता है। प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक इम्पॉसिबल के साथ एक शर्त लगाने जैसा है। तो फिर हम प्रॉक्सिमा बी के सपने क्यों देखते हैं? शायद इसलिए कि ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो सुलझने का इंतजार कर रही है, एक पजल का हिस्सा जो हमारे एग्जिस्टेंस के ग्रैंड नैरेटिव में एकदम फिट होता है। लेकिन हम इस अनजान जमीन पर कदम रखें इससे पहले हमें एक कठोर वास्तविकता का सामना करना होगा, एक ऐसी रियलिटी जो हमसे ऐसे सवाल पूछती है जिनका सामना करने से शायद हम डरते हैं। द एबेज बिटवीन स्टार्स।
जरा सोच कर देखिए, प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक की दूरी अर्थ और सन के बीच की दूरी से 2,66,000 गुना ज्यादा है। धरती और चांद की दूरी से करीब 103 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। वॉयेजर 1 जो कि ह्यूमैनिटी का सबसे तेज इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट है, उसे वहां तक पहुंचने में 75,000 साल लग जाएंगे। 75,000 साल, तब तक शायद हमारी सभ्यता धूल बन चुकी होगी, और या फिर हम ये कब के भूल चुके होंगे कि हमने कभी वॉयेजर नाम के प्रोब्स को लॉन्च भी किया था। रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्कर सोलर प्रोब जो कि 7 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, उसे भी इस ट्रिप को पूरा करने में 6,500 सालों का समय लग जाएगा। ये नंबर्स सिर्फ डराने वाले नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम अभी विकास के एकदम शुरुआती लेवल पर हैं। अल्फा सेंटोरी तक पहुंचना कोई सिंपल चैलेंज नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो फिजिक्स, इंजीनियरिंग और ह्यूमन इमेजिनेशंस की सीमाओं को तोड़कर उनसे आगे निकलने की डिमांड करेगी। और फिर भी जब हम इस अनंत ब्रह्मांड में झांकते हैं तो एक अजीब सवाल उठता है, क्या हम इसे पार करने के लिए बने हैं, या यूनिवर्स के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो शायद हमें नहीं खोलने चाहिए। द बैरियर ऑफ लाइट, अ कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी। सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ हमारी रियलिटी को समझने का तरीका बदल दिया। इस थियरी के कई बड़े रहस्यों में से एक थी एक कड़वी लेकिन साफ सच्चाई। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो लाइट की स्पीड को पार नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक कॉस्मिक रूल है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में हमेशा के लिए रखा गया है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है तो उसकी एनर्जी मास में बदलती है। वो जितनी तेजी से चलेगा उतना ही ज्यादा वो भारी होता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसे और तेज होने के लिए अनंत एनर्जी की जरूरत होगी। जरा सोच कर देखिए, अगर एक एस्ट्रोनॉट 99.9% स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचता है तो उसका 80 किलोग्राम का मास बढ़कर लगभग 2 टन हो जाएगा। आप कॉस्मिक स्पीड लिमिट के जितना करीब पहुंचते हैं, रफ्तार बढ़ाने की चुनौती उतनी ही बड़ी हो जाती है। लाइट की स्पीड पार करना किसी इनफाइनाइट हाइट की दीवार के ऊपर से छलांग लगाने जैसा है। कोई भी शक्ति, कोई भी पावर आपको दूसरी तरफ लेकर नहीं जा सकती। अगर हम लाइट की स्पीड तक पहुंच भी जाएं, तो भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी की यात्रा लगभग 4.3 साल लेगी। लेकिन ये तो एक बेस्ट केस सिनेरियो है, एक सपना जो वास्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और फिजिक्स के नियमों की वजह से लगभग असंभव लगता है। ऐसी स्पीड्स तक पहुंचना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज नहीं है, ये रियलिटी के मूल रूप और सिद्धांतों के खिलाफ एक जंग है, जिसे जीतना भी हमारे लिए असंभव है। अ ग्लिमर ऑफ होप, टाइम डायलेशन। और फिर भी ये ब्रह्मांड पैराडॉक्सेस से भरा पड़ा है। जब एक स्पेसशिप लाइट की स्पीड के करीब चलती है तो एक अजीब फिनोमिनन होता है, टाइम डायलेशन। एक स्पेसक्राफ्ट जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तरफ रिलेटिविस्टिक स्पीड पर जा रहा है तो उसके क्रू के लिए समय धीरे बहता है। जमीन पर से देखने वाले ऑब्जर्वर के लिए ये यात्रा कई दशकों या सदियों लंबी लग सकती है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के अंदर के ट्रेवलर्स के लिए ये सिर्फ कुछ सालों जैसी लगेगी। लेकिन टाइम डायलेशन सिर्फ एक सब्जेक्टिव कंप्रेशन नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक स्पेसक्राफ्ट जो 95% स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाता है, जमीन के ऑब्जर्वर के लिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी का फासला जो कि 4.246 लाइट ईयर्स है, वहां तक पहुंचने में करीब 4.47 साल लगेंगे। लेकिन क्रू के लिए टाइम डायलेशन की वजह से ये यात्रा सिर्फ 1.39 सालों की लगेगी। जितनी तेज स्पेसक्राफ्ट चलेगा, ये अंतर उतना ही छोटा होता जाएगा। लेकिन अगर स्पेसक्राफ्ट 99.9% स्पीड ऑफ लाइट पर चलता है तो क्रू को 1 साल की जर्नी में सिर्फ 2 हफ्तों का समय लगेगा।
और अगर स्पीड 99.999999% स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो एक ऐसा सफर जो हजारों लाइट ईयर्स का होगा वो क्रू के लिए सिर्फ कुछ दशकों में ही खत्म हो जाएगा या उससे भी पहले। ये फिनोमिनन एक गहरा सवाल उठाता है, क्या रिलेटिविस्टिक ट्रैवल इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन का रास्ता खोल सकता है? शायद। लेकिन टाइम डायलेशन एक चमत्कार नहीं है। ऐसी स्पीड्स तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी अनइमेजिनेबल है और जो खतरे हैं जैसे कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स के साथ कोलिजन, लीथल रेडिएशन और इंटरस्टेलर मैटर के डिस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन, ये सभी चैलेंजेस अभी बहुत बड़े हैं। ऐसी स्पीड्स पर तो इंटरस्टेलर गैस का एक पतला सा लेयर भी एक डेडली प्लाज्मा बन जाएगा, स्पेसक्राफ्ट और उसके क्रू दोनों के लिए। खाली स्पेस जो कभी एक शांत और एकदम खाली इलाका लगता है वो एक इनविजिबल बैटल ग्राउंड बन जाएगा, एक ऐसी रणभूमि जिसमें अभी तक कोई स्पेसक्राफ्ट सरवाइव नहीं कर सका। टाइम डायलेशन एक प्रॉमिस तो रखता है दूर के सितारों तक पहुंचाने का, लेकिन ये अपने साथ एक गहरे और रहस्यों भरे बैरियर्स को भी लेकर आता है। लिमिटेशंस ऑफ टाइम डायलेशन। जैसा कि हमने पहले देखा, एक मास को लाइट की स्पीड के करीब लेकर जाने के लिए प्रैक्टिकली इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत होगी। अभी तक हमें ऐसा कोई प्रपल्शन सिस्टम नहीं मिला जो इसे संभव बना सके। और अगर किसी तरह से एनर्जी की इस समस्या को सुलझा भी लिया जाए, तब भी एक स्पेसशिप जो लाइट की स्पीड के करीब चलेगी, उसके लिए स्पेस बहुत ही खतरनाक जगह बन जाएगी। स्पेस खाली नहीं है, ये असल में अनगिनत वॉन्डरिंग एटम से भरा पड़ा है, जो कभी कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में गैस और डस्ट क्लाउड्स, गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स के रूप में जमा हो जाती हैं और कभी कभी अकेले एटम्स बनकर इस अनंत ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। एक क्यूब सेंटीमीटर स्पेस में दो हाइड्रोजन के एटम्स के बीच कोलिजन की प्रोबेबिलिटी एक अलग बात है, और स्पेसशिप की जर्नी के दौरान पार्टिकल्स के एक इनॉर्मस फ्लो की स्पेसशिप से टकराने की सर्टेनिटी एक बिल्कुल ही अलग बात है। लो स्पीड्स पर तो पार्टिकल्स हार्मलेस होते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ ये एक खतरनाक बारिश के रूप में बरसते हैं, जो प्रोजेक्टाइल्स और हाईली पेनिट्रेटिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन के रूप में स्पेसक्राफ्ट को सीवियर डैमेज पहुंचा सकते हैं और स्पेसशिप के अंदर रहने वाले क्रू के लिए एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव हो जाता है। ऐसे पार्टिकल्स जो स्पीड ऑफ लाइट के बेहद करीब ट्रेवल करते हैं, वो इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेती हैं कि ये किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए खतरा बन जाती हैं। इतनी तेज रफ्तार पर अगर एक बेहद पतले नेबुलर क्लाउड को भी पार किया जाए तो ये पूरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सोशल एंड टेम्पोरल डिस्कनेक्शन, अ लोनली फ्यूचर। फिर चाहे हम सारे टेक्निकल चैलेंजेस को पार भी कर लें, लेकिन फिर भी एक असंभव समस्या बची रहेगी। टाइम डायलेशन का स्पेसशिप और होम प्लैनेट के संबंधों पर एक विनाशकारी असर होगा। रिलेटिविस्टिक शिप पर सवार क्रू के लिए समय बहुत तेजी से धीमा होगा, लेकिन वहीं धरती पर घड़ी अपने यूजुअल गति से ही चलती रहेगी। जो समय क्रू के लिए सिर्फ 11 साल के जैसा फील होगा, वो धरती पर छोड़े गए लोगों के लिए लाखों या करोड़ों सालों में बदल जाएगा। ये कठोर सच एक एग्जिस्टेंशियल डायलेमा को हमारे सामने रखता है। एस्ट्रोनॉट्स जो ऐसे सफर पर निकलेंगे, उन्हें अपनी दुनिया, परिवार, दोस्तों और उनकी संस्कृति तक हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा, और जब वे वापस लौटेंगे, धरती उनके लिए बिल्कुल बदल चुकी होगी या शायद रहने के लायक भी नहीं रहेगी। वो सोसाइटी जो एक समय उन्होंने छोड़ी थी, वो समय की रेत में खो चुकी होगी, या तो किसी एलियन रूप में बदल गई होगी और या फिर पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। स्पेसशिप एक एक्सप्लोरेशन का माध्यम न होकर एक अकेला समय और स्पेस में भटकती उनकी एक छोटी सी दुनिया बनकर रह जाएगा। ऐसे टेम्पोरल आइसोलेशन का प्रभाव स्टार ट्रेक जैसे काल्पनिक यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स के आइडिया में भी देखने को मिलता है। ट्रेड और कॉपरेशन के लिए जरूरी कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन बिखर जाएगा
क्या एक कॉमर्शियल एंटरप्राइज के पास ये मोटिवेशन होगा कि वो एक ऐसी जर्नी पर कार्गो भेजे जिसका सेंडर से फिर कभी कोई कनेक्शन ही न हो? ऐसी यात्रा एक सौदा नहीं बल्कि एक ऐसा कार्गो बन जाएगी जिसका ना तो कोई मालिक है और ना ही कोई मंजिल। आइंस्टाइनियन रिलेटिविटी के नियमों के तहत ऐसी जर्नीज पर निकलने वाला कोई भी स्पेसशिप असल में एक सेल्फ सस्टेन्ड दुनिया बन जाएगी, अपने ओरिजिन से बिल्कुल अलग, अपने पर्पस से भटकती हुई। तो क्या ये सैक्रिफाइस वर्थ होगा? ये उदासी भरा निष्कर्ष एनरिको फर्मी के प्रसिद्ध पैराडॉक्स के साथ अच्छी तरह अलाइन होता है। अगर एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो वो हमें अभी तक क्यों नहीं मिली? शायद इसका जवाब इसमें नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि इस यूनिवर्स के नियमों द्वारा थोपे जाने वाले क्रूअल बैरियर्स में है। टाइम डायलेशन एक कठोर सच्चाई को हमारे सामने रखता है। चाहे हम इन बैरियर्स को पार भी कर लें, एक रिलेटिविस्टिक स्पेसशिप के क्रू के लिए उनके प्लेनेट पर समय अपनी यूजुअल गति से ही चलता रहेगा। पीढ़ियां गुजर जाएंगी, सिविलाइजेशंस उठेंगी और गिरेंगी। जब तक क्रू वापस लौटेगा, उनकी दुनिया उनके खुद के लिए ही पूरी तरह बदल चुकी होगी या शायद पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी। तो फिर ऐसी जर्नी का मकसद ही क्या होगा? अल्फा सेंटोरी तक एक मिशन सिर्फ फिजिकल स्पेस को पार करने की बात नहीं है। ये समय और यादों के उन रिश्तों को तोड़ देगा जो हमें इंसानियत से बांधते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। द फर्मी पैराडॉक्स, अ स्टार्क रिमाइंडर। ये कंक्लूजन हमें एक डरावनी और गहरी बात की तरफ ले जाता है जो कभी एनरिको फर्मी ने पूछी थी। अगर एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो वो हमें अभी तक क्यों नहीं मिली? शायद इसका जवाब उन्हीं लिमिटेशंस में छिपा है जिनका हम सामना करते हैं। सितारों के बीच जो दूरियां हैं, वो सिर्फ स्पेस की मेजरमेंट्स नहीं है, वो आइसोलेशन के मजबूत किले की तरह है। ये नेचर द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जिन्हें शायद ही कोई तोड़ने की कोशिश करेगा। ये बैरियर्स शायद हर एक सिविलाइजेशन को उसके अपने सेलेस्टियल बैकयार्ड तक ही सीमित कर देते हैं, जहां इंटरस्टेलर एक्सपेंशन के सपने किसी कमजोर पड़ चुकी लौ की तरह जलते और आखिर बुझ जाते हैं। अल्फा सेंटोरी हमारे नजदीक होने के बावजूद भी एक ऐसा सपना बनकर रह जाता है जो सिर्फ बहुत हिम्मत करने वालों और जो अपनी दुनिया के लिए सब कुछ त्याग सकें, सिर्फ उन्हीं के लिए है। क्या ये बात जो विजिटर्स की नॉन एग्जिस्टेंस को दिखाती है, ये उन सभ्यताओं की हार का संकेत है, और या फिर ये और भी ज्यादा गहरी चेतावनी है कि वाकई हम इस अनंत अंधकार में बिल्कुल अकेले हैं? अ न्यू होप, रोबोटिक एक्सप्लोरर्स एंड लाइट सेल्स। पर हम ये जानते हैं कि जहां इंसान काम नहीं आ सकते, वहां शायद मशीनें सफल हो सकती हैं। इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर शायद रोबोटिक प्रोब्स के हाथ में हो। मिनिएचराइज्ड मार्वल्स जो स्पीड ऑफ लाइट के फ्रैक्शंस पर सफर करने की कैपेसिटी रखते हैं। कॉन्सेप्ट्स जैसे कि वॉन न्यूमन प्रोब्स जो सेल्फ रेप्लिकेशन और कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी का सार वो सितारों तक फैला सकते हैं, या शायद लेजर सेल्स जो फोकस्ड लाइट बीम से ड्रिवन होंगी। लाइट वेट प्रोब्स को एक्सेलरेट करके स्पीड ऑफ लाइट के 20% तक लाया जा सकता है, और सिर्फ 21 सालों में इसके साथ अल्फा सेंटोरी तक पहुंचा जा सकता है। ये सॉल्यूशंस कोई साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारी वास्तविकता के बेहद करीब हैं। ये यात्रा फिर भी आसान नहीं होगी और ऑब्स्टेकल्स बहुत बड़े हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी कभी इम्पॉसिबल करने से पीछे नहीं हटी है। क्या ये मशीन्स एक दिन हमें ऐसे सीक्रेट्स भेजेंगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था? कंक्लूजन, द इटर्नल मिस्ट्री। अल्फा सेंटोरी हमेशा से एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जो इंसानी पहुंच के किनारे पर है। ये हमें नई दुनियाओं की खोज करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही हमें हमारी सीमाओं की याद दिलाता है। चाहे हम एक सेंचुरी में, एक मिलेनियम में, या फिर कभी भी हम यहाँ तक न पहुँच पाएं, अल्फा सेंटोरी का ये सपना
हमेशा ह्यूमैनिटी को इंस्पायर करता रहेगा कि हम ऊपर आसमान को देखें, सवाल करें और आगे बढ़ें। आखिर में सितारों की जर्नी सिर्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में नहीं है, ये एक अथाह और अनजान ब्रह्मांड का सामना करने और इसी कोशिश में मीनिंग ढूंढने की बात है। हम यहाँ पर अनजान रहने के लिए ही बने हैं, या फिर शायद हम एक दिन इन सितारों के साथ ही जुड़ जाएंगे। इस रहस्यमय अंधकार में एक तारा ऐसा भी है जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इसका नाम है KIC 8462852, लेकिन दुनिया इसे टैबीज स्टार के नाम से जानती है। ये तारा जो हमारी पृथ्वी से 1470 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में चमकता हुआ अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से सुर्खियों में बना रहा। इसे देखकर हर कोई हैरान था, आखिर कैसे कोई तारा 22% तक डिम पड़ सकता है और अचानक ही चमकने लगता है। ये सब इतने अनियमित ढंग से होता है कि वैज्ञानिकों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। लेकिन इसमें सबसे रहस्यमय बात थी सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इस तारे पर न जाने क्यों इतना ध्यान देने लगा। क्या वे इस तारे के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो हम सब से छिपा रहे हैं? आज हम आपको सेटी की अब तक की सबसे अजीब कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको तारों की दुनिया में ले जाएगी और फिर आपके मन में भी एक ही सवाल होगा, क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? टैबीज स्टार की कहानी 2015 में शुरू हुई जब नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इस तारे के बेहद अजीब बिहेवियर को पकड़ा। प्लैनेट हंटर्स प्रोजेक्ट के सिटीजन साइंटिस्ट ने इस तारे की लाइट कर्व में कुछ ऐसा देखा जो किसी भी सामान्य तारे जैसा बिल्कुल भी नहीं था। आमतौर पर जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो वो उसकी रोशनी को 1 या 2% तक कम करता है, और वो भी एक प्रेडिक्टेबल टाइम पीरियड में। लेकिन टैबीज स्टार इसकी रोशनी कभी कभी तो 22% तक कम हो जा रही थी, और वो भी बिना किसी पैटर्न के। ये ऐसा था जैसे कोई विशालकाय चीज इसके सामने से गुजर रही हो। लेकिन वो चीज आखिर क्या थी? ये कुछ ऐसा था जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सिर्फ धूल थी या कुछ ऐसा जो शायद एलियन हो? टैबीज स्टार, जिसे बोयाजियन स्टार या WTF स्टार यानी वेयर इज द फ्लक्स भी कहते हैं, ये एक F टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है जो हमारे सूरज से थोड़ा बड़ा है और गर्म भी। ये सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में 1470 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। बात 2015 की है। एस्ट्रोनॉमर टबैथा बोयाजियन और उनकी टीम ने केपलर के डेटा को एनालाइज करते हुए ये पाया कि इस तारे की रोशनी में अनियमित और असामान्य कमी आ रही है। कुछ डिप्स तो इतने बड़े थे कि वो किसी भी ग्रह के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि जुपिटर जैसे जाइंट प्लैनेट्स भी अगर सूरज की रोशनी के आगे आ जाएं, तो वो सिर्फ 1% तक ही उसकी रोशनी को कम कर पाती हैं। तो फिर टैबीज स्टार के आसपास आखिर ऐसा क्या मौजूद है जो उसकी लाइट को इतना डिम कर रहा है? ये उस समय किसी पहेली की तरह बन चुका था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई संभावनाएं तलाशी। शायद वो कोई कॉमेट्स का झुंड रहा होगा जो उस तारे के सामने से गुजर रहा था, या शायद वो कोई इंटरस्टेलर डस्ट हो सकती है जो पृथ्वी और तारे के बीच में आ रही थी, या शायद ये तारे का अपना इंटरनल फ्लक्चुएशन था। लेकिन इस पर कोई भी थियरी पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रही थी। और फिर एक ऐसा सुझाव सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या ये कोई एलियन मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है? एक डायसन स्वार्म, एक विशाल संरचना जो किसी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा अपने तारे की ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए बनाई गई हो। इस थियरी ने टैबीज स्टार को रातों रात मशहूर बना दिया। लेकिन फिर सेटी के रिएक्शन ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। जब टैबीज स्टार की खबर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में फैली, तो सेटी ने तुरंत अपने एलन टेलीस्कोप एरे को इस तारे की ओर मोड़ दिया। वे ऐसे रेडियो सिग्नल्स की तलाश कर रहे थे जो किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से आ रही हों, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर भी सेटी ने इस तारे पर अपनी नजरें बनाए रखीं। 2016 में जब तारे की रोशनी फिर से कम होने लगी, सेटी के वैज्ञानिकों ने और गहराई से इसकी जांच शुरू कर दी।
टेबेथा बॉयजिन ने एक किक स्टार्ट कैंपेन शुरू किया जिसने $1 लाख से ज्यादा जुटाए ताकि लैस कैम्बेस ऑब्जर्वेटरी ग्लोबल टेलीस्कोप नेटवर्क से इस तारे की लगातार मॉनिटरिंग की जा सके। सेटी की इस तारे में दिलचस्पी को देखकर लोगों के मन में कई सवाल थे। अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टार है तो इस पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्या सेटी को कुछ ऐसा अंदेशा था जो वो दुनिया को नहीं बता रहे थे? कुछ लोगों ने कहा कि शायद सेटी को कोई सिग्नल मिला था जिसे वे पब्लिक नहीं करना चाहते। अगर ये वाकई कोई एलियन मेगा स्ट्रक्चर था तो ये खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती थी। लेकिन सेटी की खामोशी इस रहस्य को लगातार गहराते जा रही थी। टेबी स्टार की सबसे बड़ी पहेली थी उसकी रोशनी में आने वाले इर्रेगुलर डिप्स। ये डिप्स ना तो नियमित थे और ना ही इनका कोई फिक्स्ड पैटर्न था। ये कभी कभी 22% तक डिम हो जाता तो कभी कभी 0.3% तक ही रह जाता। कभी कभी ये कई दिनों तक डिम रहता और कभी अचानक से चमकने लगता। 2017 में एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि ये डिप्स अलग अलग वेवलेंथ्स में भी अलग अलग थे, अल्ट्रावायलेट में ज्यादा और इंफ्रारेड में कम। इसका मतलब था कि जो भी चीज इस तारे की रोशनी को रोक रही थी वो ओपेक नहीं थी जैसे कोई प्लेनेट या मेगा स्ट्रक्चर। इसके बजाय ये किसी डस्ट की तरह थी। वैज्ञानिक अब एक कंक्लूजन पर तो पहुंच रहे थे, लेकिन आखिर ये धूल आ कहां से रही थी? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ये सर्कमस्टेलर डस्ट हो सकती है जो तारे के चारों ओर चक्कर लगा रही है। लेकिन इस थियरी में भी कई समस्याएं थीं। तारे के आसपास हाई रेडिएशन प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो किसी भी ऐसी धूल को जल्दी उड़ा देता। तो लगातार इतनी बड़ी मात्रा में धूल आ कहां से रही है और ये धूल आखिर कैसे सस्टेन कर पा रही है? ये इतनी इर्रेगुलर क्यों है? अगर ये इंटरस्टेलर डस्ट थी तो इंफ्रारेड एमिशंस हमें क्यों दिखाई नहीं दिए जो अक्सर धूल को देखते हुए हमें दिखाई देते हैं? वहीं दूसरे वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि शायद ये कॉमेट्स का झुंड होगा। लेकिन अगर ये कॉमेट से आई धूल थी जो हमने देखी तो इतने बड़े कॉमेट्स का झुंड आखिर कैसे बना होगा? या फिर ये कोई बड़े रिंग सिस्टम वाला ब्राउन ड्वार्फ होगा जो इस तारे के सामने से निकलता होगा। लेकिन यहाँ पर भी कोई भी थियरी फिट नहीं बैठ रही थी और एलियन मेगास्ट्रक्चर का विचार भले ही अनलाइकली था लेकिन वो अभी भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था। जब कोई भी थियरी टेबी स्टार की डिमिंग को पूरी तरह से समझा नहीं सकी तो एक विचार ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या ये एक एलियन मेगास्ट्रक्चर हो सकता था? सन 1960 में फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने एक सिद्धांत दिया था कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन अपने तारे की ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए विशाल संरचनाएं बना सकती है, जैसे सोलर पैनल्स का एक विशालकाय स्वाम जिसे डायसन स्वाम कहते हैं। क्या टेबी स्टार की डिमिंग कहीं ऐसी ही किसी संरचना की वजह से तो नहीं थी? ये विचार इतना रोमांचक था कि सेटी ने इसे गंभीरता से लिया। एस्ट्रोनॉमर जेसन राइट ने 2015 में एक सुझाव दिया कि टेबी स्टार की डिमिंग एक पार्शियली कंस्ट्रक्टेड डायसन स्वार्म की वजह से हो सकती है। सेटी ने रेडियो और ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशंस को और तेज कर दिया। सेटी ने उन नैरो बैंड रेडियो सिग्नल्स की भी तलाश की जो यहाँ पर किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की मौजूदगी को बता सकते थे, लेकिन कोई भी सिग्नल हाथ नहीं लगा। सेटी का टेबी स्टार पर इतना ध्यान देना अपने आप में एक रहस्य था। आमतौर पर सेटी किसी भी तारे की जांच करता है और अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन टेबी स्टार के साथ ऐसा नहीं हुआ। 2017 और 2018 में जब तारे की डिमिंग फिर से देखी गई, सेटी ने इस पर अपनी नजरें बनाए रखी। उन्होंने ग्रीन बैंक टेलीस्कोप और अन्य ऑब्जर्वेटरीज के साथ इस तारे की निगरानी की, लेकिन हर बार नतीजा वही था। कोई रेडियो सिग्नल नहीं, कोई लेजर पल्स नहीं, कोई सबूत नहीं। लेकिन फिर भी सेटी की ये जिद सवाल उठाती थी। क्या वे कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था? कुछ लोगों ने कहा कि शायद सेटी को कोई सिग्नल मिला था, लेकिन वो इतना अजीब था कि उसे समझना मुश्किल था। शायद वो सिग्नल इतना जटिल था कि हमारी तकनीक उसे डिकोड नहीं कर पाई, या शायद सेटी ने कुछ ऐसा देखा जो इतना परेशान करने वाला था कि उसे दुनिया के सामने लाने से पहले वो उसे पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते थे। हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई साजिश थी,
लेकिन जब एक तारे पर इतना ध्यान दिया जाता है और फिर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता तो सवाल अपने आप उठते हैं। क्या वहाँ वाकई कुछ ऐसा है जो शायद हमारी समझ से परे है? टैबी स्टार की कहानी ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ विज्ञान और रहस्य आपस में मिल जाते हैं। अभी तक जो भी हुआ उसने इस तारे के रहस्य को हमेशा के लिए बरकरार रखा, लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठने वाला था। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने और डेटा इकट्ठा किया, हमारे सामने इस रहस्यमय तारे की तस्वीर एकदम साफ होने लगी। सन 2018 और 19 में टबेथा बोएजिन और उनकी टीम ने लेस कैम्बर्स ऑब्जर्वेटरी के डेटा को एनालाइज किया। उन्होंने पाया कि डिमिंग अलग अलग वेवलेंथ्स में अलग अलग थी और ये सर्कमस्टेलर डस्ट की ओर इशारा कर रही थी। 2020 तक वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को और पुख्ता कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि ये धूल शायद किसी एस्टेरॉइड या कमेट के टकराव से बनी होगी। शायद एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड टूटकर बारीक टुकड़ों में बदल गया जो अब तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, या शायद कोई एक्सोमून टूटकर इस तारे के चक्कर लगाने लग गया होगा। इंफ्रारेड एमिशंस की कमी भी इस थियरी को सपोर्ट करती थी, क्योंकि धूल की मात्रा इतनी कम थी कि वो ज्यादा इंफ्रारेड एमिशंस नहीं छोड़ रही थी। ये सारी खोजें एक बात की ओर इशारा कर रही थी, टैबी स्टार की डिमिंग का कारण कोई एलियन मेगास्ट्रक्चर नहीं बल्कि प्राकृतिक धूल थी। कुछ लोगों का मानना है कि टैबी स्टार की डिमिंग इतनी अनोखी थी कि ये सेटी के लिए एक परफेक्ट टेस्ट केस था। अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन वाकई वहां पर थी तो ये उनकी खोज का सबसे बड़ा मौका होता। लेकिन कुछ लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि सेटी को वहां पर कुछ तो मिला था जो वे पब्लिक नहीं करना चाहते, नहीं तो सेटी ने किसी भी तारे में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। हम ये नहीं कह रहे कि सेटी कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसकी खामोशी और बार बार की जांचें सवाल उठाती हैं। अगर ये सिर्फ धूल थी तो इतना समय और संसाधन इसके पीछे क्यों लगाए गए? लेकिन ये सवाल बनकर ही रह गए। टैबी स्टार की कहानी सिर्फ एक तारे की डिमिंग की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी जिज्ञासा की कहानी भी है। वो जिज्ञासा जो हमें तारों की ओर देखने पर मजबूर करती है। हम आखिर क्यों खोजते हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि हमारा स्थान इस अनंत अंतरिक्ष में कहां पर है। टैबी स्टार ने हमें एक पल के लिए ये सपना दिखाया कि शायद कहीं दूर कोई सभ्यता है जो हमारी ही तरह तारों को देखती है। लेकिन सच्चाई ये है कि टैबी स्टार का रहस्य अब ज्यादातर सुलझ चुका है। एस्टेरॉइड, धूल या एक्सोमून्स ये प्राकृतिक कारण इसकी डिमिंग को समझाते हैं। एलियन मेगास्ट्रक्चर का आइडिया वाकई रोमांचक तो था, लेकिन ये अब एक साइंटिफिक फुटनोट बन चुका है। लेकिन फिर भी ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें बताती है कि हमारी जिज्ञासा कितनी ताकतवर है। हर बार हम एक तारे को देखते हैं, हम एक नई संभावना की तलाश करते हैं, और हर बार जब हमें जवाब नहीं मिलते तो हम और भी हिम्मत के साथ इसकी खोज में जुट जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम किसी एलियन सिविलाइजेशन को कभी ढूंढ पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।